पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें हर एक जो टर्म आ रही है, व्हाट आर फिजिकल फैक्टर टर्म्स इसमें आते हैं, वो सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नीड है, रोल है, ये सब चीजें जो है वो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. तो इस वीडियो में हम हमारे साइंस 2 का जो सिलेबस है उसे हम उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है और आपको इससे एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपने कितनी स्टडी की और आपको और कितना स्टडी करना पड़ेगा। अब रिसेंटली भी और साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों के पेपर आने वाले हैं। आई होप सो आपने साइंस 1 का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपने देख लिया होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आई विल गिव यू द लिंक in the description box, you can go and check them out। वहां पे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाने हैं, वो उसकी मैंने एक वीडियो बनाया है, सो आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम साइंस 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उन्हें देखने वाले हैं, उन्हें स्टडी करने वाले हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितना सिलेबस अपना कवर कर लिया है, कितनी आपकी स्टडी हो गई है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, जो कि विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स कैरी करता है एंड ऑप्शन के साथ ये 5 मार्क्स कैरी करता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा हाई वेटेज है। आगे के टॉपिक, आगे की चीज को हम देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे थ्योरीज आते हैं जो आपको अच्छे से करने चाहिए। पहला आता है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। इसमें जो हेरिडिटी की डेफिनेशन है वो बहुत बार पूछी गई है, तो आपको वो बिल्कुल अच्छे से करके जानी है। 1 मार्क्स के लिए हमेशा पूछी जा सकती है। देन हमारा टॉपिक आता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस पे 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। आपको पता होगा ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन है, ये पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है और पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस तो कभी पूछी नहीं जाती, बहुत रेयरली पूछी जाती है, बट आपको इसके ऊपर अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या ट्रांसलोकेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, तो आपको इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसके जो ये डायग्राम्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम्स अच्छे से करके जाने हैं। ये डायग्राम्स पे नेमिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वो अच्छे से करके जाना है, देख के जाना है बेसिकली। देन म्यूटेशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया। अब म्यूटेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट इज म्यूटेशन या व्हाट एग्जैक्टली इज म्यूटेशन। आपको म्यूटेशन पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो म्यूटेशन आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थ्योरी भी है, तो वो थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। म्यूटेशन पे यूजुअली तो 1-1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज म्यूटेशन, तो आपको एक 2-2 सेंटेंस में उसे ये करना है, डिस्क्राइब कर देना है बस। इवोल्यूशन पे इतने क्वेश्चंस आज तक नहीं आए हैं, बट थोड़ा सा इवोल्यूशन को हम देख ही लेते हैं। उसके जो थ्योरीज है उस पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं उसके थ्योरीज क्या क्या आते हैं। तो पहले जो एविडेंसेस जो हम बोलते हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो आपको पता होगा 4 टाइप के एविडेंसेस दिए गए हैं, तो वो 4 टाइप के एविडेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ऐसे बहुत बार यूजुअली इवोल्यूशन में यही पूछा जा सकता है, उसकी ये क्या होते हैं, और या फिर अलग से पूछा जा सकता है व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस 2 मार्क्स के लिए, तो वो आपको लिखते आना चाहिए। ये इतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है, जस्ट आपको रीड करके जाना है, आपको आ जाएगा। व्हाट इज एनाटॉमिकल एविडेंसेस, तो वो उसके बोन्स के स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स पे है, या वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब मोस्टली जो एमसीक्यू पूछा जाता है या इसमें पूछा जा सकता है,
इवोल्यूशन में, तो मैं बोलूँगी वेस्टिजियल ऑर्गन्स का ही टॉपिक पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगी ये इवोल्यूशन के पार्ट में, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स का ही है। मैंने जब आपके लेक्चर्स लिए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप जाके उसका वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से, या फिर एमसीक्यू टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो इवोल्यूशन के चैप्टर, इवोल्यूशन के पार्ट में मैं बोलूंगी तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हमेशा एक ये पूछा जा सकता है गिव रीजन में, दैट व्हाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कंजम्पशन C4 का भी पूछा जाता है, या फिर इसमें एक बोलते हैं ना लिंक बनाते हैं, तो वो लिंक का भी, फॉसिल्स का भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये सब आपको अच्छे से लिखते आना चाहिए। पैलेंटोलॉजिकल कनेक्टिंग लिंक्स, ये 3 टाइप के जो एविडेंसेस है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक एंड वो जो ऊपर वाला था वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये तीनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के एविडेंसेस आपने नहीं भी किया तो चलेगा, बट एक्चुअली में ये तीनों एविडेंसेस आपको करके ही जाने हैं। डार्विन्स थ्योरी की बात करें हम, तो डार्विन्स थ्योरी का आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखने आ सकता है, या लामार्किज्म, ये सब थ्योरीज है जो आपको छोटे छोटे अपने लैंग्वेज में भी लिखते आने चाहिए, इतने अच्छी आपकी रीडिंग होनी चाहिए। बाकी ह्यूमन इवोल्यूशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, तो आप इसे बस ऐसे ही रीड करके जाओगे तो चलेगा। बाकी जो मैंने आपको बताया इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो आपको करके जाना है। आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, विच इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। अब ये चैप्टर और पार्ट 2 का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स कैरी करता है, एंड विद ऑप्शन ये 6 मार्क कैरी करता है, जो कि बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है। तो आपको सबसे पहले इसे और आगे के 3 3rd 4th चैप्टर है वो भी आपको मैं बताऊंगी, बट ये लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है। इसमें ऐसे कुछ चीजें आती है जो एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पूछे जाता है। पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, अगेन ये यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो आपको प्रोसेसेस बताई गई है। ये थोड़ी आपको हार्ड लगेगी, बट मैं आपको बताऊँ ये पूरी प्रोसेस आपको करके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके स्टेप्स आप ध्यान में रखिए, बाकी अच्छे से रीडिंग करिए एंड आपको पूरा जो प्रोसेस है वो अच्छे से याद हो जाएगी। बाकी इसमें पूरा तो बोला नहीं जाता, क्वेश्चन को भी इतना पूरा लिखने के लिए नहीं आता है, बट आपको याद रखना है कि इसके बाद ये स्टेप आती है अलॉन्ग विद दिस डायग्राम। ये डायग्राम मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम पे आपको बनाने भी आ सकती है, या आपको इस पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी बोल सकता है, फिल द बॉक्सेस एंड ऑल। तो ये आपको डायग्राम्स अच्छे से करके जानी है इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायग्राम है वो। देन एनर्जी करेंसी क्या है, ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीपी क्या होता है, एटीपी के ऊपर आपको अलग से डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है, व्हाट इज एटीपी, व्हाट इज एनर्जी करेंसी, मतलब वही। तो एटीपी से एडीपी कैसे बनता है, एडिना मतलब उसका स्ट्रक्चर बेसिकली ये है। तो एटीपी, ये एटीपी का स्ट्रक्चर हो गया और ये एडीबी का स्ट्रक्चर होगा, बस एक ही चीज का फर्क है, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनाइन डाइफॉस्फेट। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे अलग हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप, एक यहाँ पे ये 3 फॉस्फेट ग्रुप है, इसीलिए ये ट्राई बोला गया है। तो ये सब मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कराया था, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। देन ये 2 डायग्राम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी डायग्राम्स मैं जब 10th कर रही थी तब उस टाइम पे मुझे पूछे गए थे, ये एक्चुअल बोर्ड्स के टाइम पे। तो आप समझ सकते हैं ये डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों भी डायग्राम्स। ग्लूकोज यहाँ पे एरियोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरियोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली इसके बारे में बताया गया है। तो आप ये 2 करके जाओगे तो आपको इस पे एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से इजीली याद हो जाएगा बेसिकली। तो ये डायग्राम्स आपको अच्छे से करके जानिए। फ्लो चार्ट्स इन द सेंस, फ्लो चार्ट्स आपने ये कर लिया तो आपको इसके ऊपर अलग से आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। अमीनो एसिड ये कहाँ पे यूज होता है, ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार देख के जाओगे तो अच्छा ही हो जाएगा। सेल डिवीजन बेसिकली इस पे इतने बड़े बड़े, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली में, तो इस पे पूरे टॉपिक पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता।
पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ पूछा जाएगा व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट आर इट्स स्टेप्स, या व्हाट इज मियोसिस। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से करके जाना है। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, उस पर नेमिंग बहुत बार पूछी गई है। या फिर उसके जो ये डायग्राम होते हैं, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, ये आपको थोड़ा अच्छे से करके जाना है। टेलोफेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। मियोसिस 1 इतनी बड़ी स्टेप आपको, मैं तो बोलूंगी अभी एग्जाम के कुछ दिन पहले आप देखिए भी मत, बिकॉज मियोसिस में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आप अभी पढ़ने जाओगे। पहले से पढ़ा हुआ है तो इट्स ओके, वैसे ये तो एग्जाम में इतनी बड़ी स्टेप पूछी नहीं जाती बेसिकली, बट आपको इसमें बोलते हैं ना बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये कब हो रहा है, प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें आपको बेसिक डिफरेंस याद होना चाहिए। अगेन ये डिफरेंस की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसका डिफरेंस हमेशा पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत इजीली भी बनते हैं। इसका आपको क्लियर एक आइडिया मिल गया होगा आप जब PYQ सॉल्व कर रहे होगे या आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो इन दोनों के डिफरेंस आपको अच्छे से करके जाना है। बाकी पूरी प्रोसेस तो कभी पूछी नहीं गई है, बट फिर भी आप माइटोसिस को अच्छे से करके जाइए। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस फर्स्ट चैप्टर। हमारा थर्ड चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये पार्ट 2 होगा लाइफ प्रोसेसेस का। इसमें हम रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन। तो इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स कैरी करता है, विद ऑप्शन 7 मार्क्स कैरी करता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई वेटेज का है। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। तो देखते हैं इस चैप्टर में कैसे ऐसे टॉपिक्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन आते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में, तो वो कैसे पूछा गया है, लेट्स सी। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस आते हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन हो गया, देन ट्रांसवर्स, जो बाइनरी फिजन के टाइप से ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, वो भी बहुत बार विद एग्जांपल एंड डायग्राम्स के साथ पूछे गए हैं। तो आपको इसके डायग्राम्स भी अच्छे से करके जाना है। व्हाट इज मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन भी बहुत बार पूछा गया। बडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि बडिंग के ऊपर MCQ भी बहुत बार पूछा गया है। तो वो बडिंग भी आपको अच्छे से इस डायग्राम के साथ करके जानी है। देन फ्रेगमेंटेशन भी बहुत बार पूछा गया है, रीजनरेशन। सो बेसिकली जितना भी इसमें का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट आता है वो आपको पूरा के पूरा करके जाना है। अब सेकेंड पार्ट जो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आपको क्या करना है, लेट्स पूरा आप करने जाओगे तो आपसे नहीं होगा। तो आपको इसमें बेसिक चीजें करके जानी है, जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, जो कि वही माइटोसिस और मियोसिस वही है। देन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके जो डेफिनेशंस बोलते हैं वो आपको करके जाने हैं। अब ये जो डायग्राम है प्लांट का, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत बार पूछा गया है। प्रैक्टिकल में भी बहुत बार आता है ये, और आप प्रैक्टिकल में आया होगा तो इससे आपको समझ में ही आया होगा कि बोर्ड्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पार्ट्स भी अलग से पूछे गए हैं, व्हाट इज स्टिग्मा, व्हाट इज स्टाइल, ओवरी, मतलब गाइनोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है। तो उस पे आपको क्या, इसके जो बेसिकली जितने भी पार्ट्स है वो आपको अच्छे से याद करके जाने हैं, देख के जाने हैं, ताकि इस पे आपको कैसे भी क्वेश्चन आए आपको उसे एक्सप्लेन भी करते आना चाहिए और आपको उसे ड्रॉ भी करते आना चाहिए। वो भी पूछा जा सकता है व्हाई इट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। अब डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें आप बेसिक सा डायग्राम इसकी करके जाइए और रीड करके जाइए। पूरा आप देखने जाओगे तो कभी कभी आप ये भी हो सकते हो, कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो इतना मत करते बैठिए। अगर आपको समझ रहा है तो कीजिए, अदरवाइज डबल फर्टिलाइजेशन बहुत रेयर टॉपिक है आने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो आप सिर्फ इसे रीड करके जाइए तो भी चलेगा। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये जो आपको डायग्राम्स दिखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेन करने तो बहुत रेयरली पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और अगर आप डायग्राम करके जाओगे तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ये यहाँ पे आता है, इसके बाद ये आता है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, तो वो आप एक बार एक्सप्लेनेशन रीड करके जाइए, अदरवाइज आपको ये डायग्राम देखकर ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ जाएगा और आप लिख भी सकते हो, आई होप सो।
तो ये डायग्राम्स आपको करके जानी है। फिर वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, बेसिकली मोस्टली ह्यूमन फीमेल का ही पूछा जाता है क्योंकि वो ज्यादा इजी होता है, बट मेल का भी पूछा जा सकता है, सो आपको उसे स्किप नहीं करना है। देन ये डेवलपमेंट एंड बर्थ, इसके ऊपर तो इतने कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं बिकॉज ये बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी नहीं पूछा जाता क्योंकि वो बहुत लंबा कंसेप्ट है। हाँ, ये आईवीएफ पे पूछा जा सकता है। आईवीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक व्हाट आर द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये आईवीएफ आता है, इसमें सरोगेसी आता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको करके जाना है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप एक दो बार रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ट्विंस पे भी पूछे जाते हैं, ट्विंस बेसिकली उस पे 1 to 2 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे नहीं पूछा जाता क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में इतना नहीं है, तो आप इतना ही करके जाओगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये इसके मार्क्स देखने जाए तो ये 5 मार्क्स कैरी करता है विदाउट ऑप्शन, एंड विद ऑप्शन देखने जाए तो 7 मार्क्स कैरी करता है, जो कि हमें 7 मार्क्स को ही समझ के जाना है। तो 7 मार्क्स अपने आप में बहुत हाई वेटेज पकड़ता है। तो देखते हैं इसमें ऐसी कौन से टॉपिक है जो आपको अच्छे से करके जाने हैं। अब इसमें बहुत चीजें आती है एनवायरमेंट से रिलेटेड, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब, ऐसी चीजें, एनर्जी पिरामिड। अब सबसे पहले ये डायग्राम पे आते हैं, ये फ्लो चार्ट पे आते हैं। ये फ्लो चार्ट जैसे मैंने आपको बताया एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन का है, वैसे ही जितना इंपॉर्टेंट वो है उतना इंपॉर्टेंट ये भी है। ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या चीजें आती है, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या चीजें आती है, प्रोड्यूसर, एनिमल, डिकम्पोजर, इसमें हर एक जो टर्म आ रही है, व्हाट आर फिजिकल फैक्टर, व्हाट आर अबायोटिक एंड तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स, ये सब चीजें जो है, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, वो सब जितने भी टर्म्स इसमें आते हैं वो सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर आपको 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो फ्लो चार्ट अच्छे से करके जाना है। बाकी जो एमसीक्यू है वो तो आपको कभी स्किप नहीं करना है, आप जाके अपने डाइजेस्ट वगैरह रेफर कर देख सकते हैं, उसमें कैसे कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए उसके ऊपर नीड मैं बोलूँ कि करके ही जाना है, नीड आपको कभी स्किप नहीं करना है। और वैसे भी ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि हमें क्यों एनवायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए, तो आप एक दो बार इसे रीड कर देंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस पे तो आप बेसिकली लिख ही सकते हो, आई होप सो। देन आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी का, जैसे मैंने आपको बताया ये 1 मार्क के जो कंसेप्ट है, जो कि डेफिनेशंस आते हैं, वो आपको कभी स्किप नहीं करके जाना है, वो अच्छे से करके ही जाना है। कैसे भी क्वेश्चन उस पर पूछे जा सकते हैं। माई रोल इन एनवायरमेंट, इस पे भी आपको मैंने बताया है, नीड है, रोल है, ये सब चीजें जो है वो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये एनवायरमेंट हमें क्यों करना चाहिए वो उसका आंसर देती है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। हॉटस्पॉट पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, ये थ्रेटन स्पीसीज जो है, व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज या इनडिटरमाइंड स्पीसीज, तो ये आपको चारों भी अच्छे से करके जाना है। इस पे बेसिकली वही पूछा जा सकता है, वो न्यू क्लासिफिकेशन फॉर थ्रेटन्ड स्पीसीज, तो वही चीज है, विद एग्जांपल करके जाना है। बस बाकी इस चैप्टर में तो इतना ही है। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। हमारा जो 5th चैप्टर है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसके वेटेज की जब हम बात करेंगे तो ये 4 मार्क्स कैरी करता है, एंड विद ऑप्शन ये 6 मार्क्स कैरी करता है। तो देखते हैं इसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन सी चीजें आती है जो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये स्टीम टर्बुलाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो ये टॉपिक है या इसका जो डायग्राम है ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। स्टीम टर्बाइन का नहीं भी किया तो चलेगा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको स्किप नहीं करना है। इसका डायग्राम पूछा जा सकता है। हाँ, ये जो फ्लो चार्ट्स आपको दिख रहे हैं, फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको फिल इन द बॉक्सेस ऐसा बोला जा सकता है, ये बॉक्स है एंड फिल इट, या फिर शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजिंग थर्मल एनर्जी।
तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। ये फ्लो चार्ट्स वगैरह जो बेसिकली होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये फ्लो चार्ट्स हो गए या डायग्राम्स हो गए, तो उसे आपको अच्छे से करना है। ये भी इतना पूछा नहीं जाएगा, आपको लिखने के लिए तो नहीं आएगा स्कीमेटिक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, बट आप इसे एक बार इसका डायग्राम अच्छे से देख के जाइए एंड यू विल बी डन विद दिस। अगेन या इसमें फ्लो चार्ट्स बहुत आते हैं, तो फ्लो चार्ट्स आपको अच्छे से देख के जाना है। यहाँ पे भी डायग्राम आती है, इस यहाँ पे बोलूंगी मैं डायग्राम्स इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ये डायग्राम इजी है, तो ये डायग्राम आ सकती है नेचुरल गैस के ऊपर, स्कीमेटिक पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, तो ये आपको ड्रॉ करने आ सकती है, तो ये भी आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, वो भी बिना देखे। तो आगे का देखते हैं इसमें क्या आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, बाकी इस पे 1 मार्क के क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जानी है। एडवांटेजेस एंड यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, बेसिकली एडवांटेजेस जो है या फिर प्रॉब्लम्स या डिसएडवांटेजेस, वही हो गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत बार पूछे जाते हैं, फिर वो कोई भी टॉपिक के हो, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कहीं भी आए आपको वो सबसे पहले करना है। वो प्रोसेस चाहिए तो बाद में कीजिए, बट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको सबसे पहले करना है। विंड मिल का बहुत बार डायग्राम आता है, विंड मिल का जो ये है, ये खुद ड्रॉ करने आता है, या फिर आपको इस बार ऐसा भी आ सकता है बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस अगेन हियर, तो आपको वो विंड मिल का पूरा डायग्राम 2 से 3 बार बिना देखे ड्रॉ करना है एंड यू विल बी डन विद दिस टॉपिक। सोलर एनर्जी के जो कंसेप्ट है वो कहाँ पे बेसिकली उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको देख के जाना है। आप जो रेफर कर रहे हैं डाइजेस्ट वगैरह, उसमें आप देख सकते हैं ये थर्मल पावर प्लांट, सोलर थर्मल पावर प्लांट का जो ये डायग्राम है, ये वाला या ये वाला, दोनों भी करके जाइए आप। बाकी इस पे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं बोलूँ इस चैप्टर में डायग्राम्स बहुत है, तो आपको डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स पे ही बेसिकली रहना है, और जो 1 मार्क के एमसीक्यू है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, 6 चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका वेटेज हम देखें तो ये 4 मार्क्स कैरी करता है एंड विथ ऑप्शन ये 6 मार्क्स कैरी करता है, ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो देखते हैं 6 मार्क्स में बोर्ड्स हमसे क्या पूछे जा सकते हैं। तो ये डायग्राम अलॉन्ग विथ मैंने बताया कि हर एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी फ्लो चार्ट्स आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, उसे आपको अच्छे से करके जाना है। So this will be the one of the most important flow chart in this chapter. अब आगे के टॉपिक को देखें तो हिस्ट्री नहीं पूछी जा सकती बेसिकली, बट हाँ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स का जो ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से करना है विद डायग्राम। अब इसमें इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये सब तो बॉडी सिमेट्री क्या होती है इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज बॉडी सिमेट्री एंड व्हाट आर इट्स टाइप, लाइक असिमेट्रिकल, रेडियल, बायलैटरल विद डायग्राम। मतलब डायग्राम तो आपको इतना अलग अलग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जर्म लेयर्स क्या होता है, यही दो चीजें आपको अलग से पूछी जा सकती है। बॉडी कैविटी इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, बाकी के इस पे एमसीक्यू पूछा जाएगा। ये जो फाइलम पॉलीफेरा है या अलग अलग फाइलम्स के जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, ये बेसिकली तो बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, बट अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में करोगे तो आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा, और आपको वैसा ही करना है। मैंने जब इसका लेक्चर लिया था उसमें मैंने बहुत इजीली आपको समझाया था, और कैसे आपको करके जाना है वो भी मैंने बताया था, पॉसिबल क्वेश्चंस भी बताए थे। सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप जाके उस प्लेलिस्ट में बाकी के चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये सब फाइलम्स की बात करूँ तो ये सब चीजें आपको नहीं पूछी जाती बोर्ड्स में, बट अभी आप पहले से ये सब चीजें कर चुके हो, तो मैं बोलूँगी आपको फिर अच्छे से इसे रिवाइज करके जाना है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी जो अगर फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम करना वाले हैं, तो मैं बोलूँ कि आप इसके पीछे मत जाइए, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे।
बेसिक बेसिक चीजें आपको जैसे मैंने ऊपर बताया वो आपको करके जानी है। फ्लो चार्ट्स हो गया, फिर वो सब सिलोम वगैरह के टॉपिक्स हो गए, सिमेट्री हो गई, तो वो आपको करके जाना है। बाकी हाँ, इस पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू आपको पूरे इस पे करके जाने हैं। मॉल्यूस्क के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। आर्थ्रोपोडा के फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उस पे बहुत बार पूछा जाता है। स्टारफिश किस में आती है, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है जो सकिंग एनिमल्स है वो किस में आते हैं। तो वो सब आपको जो एमसीक्यू जितने भी है वो आपको करके जाने हैं। फिर उसके बाद ऐसे भी ए उसका हो गया, रेप्टिलिया हो गया। तो ये जो कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स का जितना भी पार्ट है वो आपको अच्छे से करके जाना है। फिर जो पाइसेस हो गया, तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता ही होनी चाहिए, बस इतनी ही। मैमल्स एंड ऑल, तो ये मैमेलिया में क्या डिफरेंस होता है, मैमेलिया में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, इसके एमसीक्यू आप जो डाइजेस्ट वगैरह रेफर कर रहे हैं उसमें बेसिकली आपको दिख ही जाएंगे। बट फिर भी आप इसे रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, ये इजी टॉपिक है। नॉन कॉर्डेट्स का टॉपिक जो है वो हार्ड रहेगा काफी, तो आप उस पर मत जाइए अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। बाकी आपको नॉन कॉर्डेट्स अच्छे से करके जाना है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज 7th चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये अपने आप में 4 और 6 मार्क्स कैरी करता है वेटेज में। तो देखते हैं 4 और 6 मार्क्स के लिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये पूरा चैप्टर मैं बोलूँ तो थ्योरी है, इसमें कोई भी डायग्राम्स एंड ऑल नहीं है। प्रोडक्ट्स, जब मैंने इसका चैप्टर आपको लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने आपको पॉसिबल क्वेश्चंस भी बताए थे कि इसको कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा मैं बता सकती हूँ आपको ये टॉपिक्स है। प्रोडक्ट्स में पूछे जा सकते हैं। अब प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा टॉपिक आता है, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उस पे हर पार्ट पे पूछा जा सकता है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ब्रेड कैसे बनाया जाता है, विनेगर क्या होता है, तो इस पे पूछा जा सकता है। अब ये इतना इतना मैं बड़ा बोलूंगी तो इसमें बहुत हार्ड हार्ड नेम्स आते हैं माइक्रोब्स के, तो इतना नहीं करके जाओगे तो आपको चलेगा, बट एक बार देख ही लीजिए। और हो सकता है इस पे फिल इन द बॉक्सेस करके आपको आ जाए। एंड माइक्रोबियल एंजाइम्स क्या होते हैं, कौन से माइक्रोब किसके यूज के लिए किया जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, इन लोगों का रोल क्या है ये आपको अच्छे से करके जाना है। ये जो सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस एंड देयर रोल्स बहुत बार पूछे गए हैं। तो यही सब चीजें हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़े बहुत चीजें बता सकती हूँ, बाकी ये पूरा चैप्टर थ्योरी का है और थ्योरी में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंटीबायोटिक भी आपको करके जाना है। एंटीबायोटिक पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोफ्यूल्स मैं बोलूँ कि आता भी है नहीं भी आता है। हाँ, ये लैंड फिलिंग साइट्स वगैरह जो है ये आपको अच्छे से करके जाना है। मॉडर्न लैंड फिल साइट्स क्या होती है, कैसे बनता है देन मीथेन गैस वगैरह कैसे बनती है, जो नेचुरल गैसेस है वो कैसे बनती है, सीवेज मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब इसके स्टेप्स वगैरह आपको अच्छे से करके जाने हैं। माइक्रोब्स के नेम्स आपको याद होने चाहिए, बायो इंसेक्ट्स क्या होते हैं, बाकी बस यही चैप्टर में वही सब है। आप जो डाइजेस्ट वगैरह रेफर कर रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। हमारा जो 8th चैप्टर है विच इज नथिंग बट द सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो 8th चैप्टर है वो 4 और 6 ऐसे मार्क्स कैरी करता है। तो देखते हैं 4 और 6 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करके जाने हैं। सो लेट्स सी, साइटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। स्टेम सेल्स क्या है, तो यही सब एमसीक्यू हो जाते हैं। एडल्ट स्टेम सेल क्या होते हैं, आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रीजनरेटिव थेरेपी, यूजेस जो है बेसिकली यूजेस हर चीज के, जैसे मैंने आपको बताया यूजेस आपको अच्छे से करके जाने हैं। यूजेस हो गए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये आपको जिधर दिख रहे हैं वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। तो इनके यूजेस आपको करके जाने हैं। बॉडी ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, ये सब चीजें क्या है उस पर आपको 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी और उसमें क्या 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 एरियाज आते हैं, देन अगेन उसके बेनिफिट्स हो गए, वो आपको करके जाना है। एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हाइब्रिड सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमसी या जीएमओ जो होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगी मैं, बिकॉज ये चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही है। उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत बार पूछे गए हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, आपको एग्जाम्पल के साथ उसे लिखना है डिस्क्राइब करते हुए।
बायो फर्टिलाइजर्स, उसका एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ, वैक्सीन। वैक्सीन के ऊपर बहुत बार पूछा गया है, हाउ वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस एंड व्हाट इज वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके टाइप्स हो गए, फिर ट्रीटमेंट क्या होता है। क्लोनिंग के ऊपर आपको ऐसे 2 to 3 मार्क्स के लिए डिफाइन करो एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, इसे किसने ये किया। डॉली के ऊपर बहुत बार पूछा गया है, क्लोन द फर्स्ट क्लोन, तो वो आपको करके जाना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बहुत बार पूछा गया है। इनके जो नेम्स है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने स्टार्ट किया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसने स्टार्ट किया था, उसका डिस्क्रिप्शन वो आपको करके जाना है। ब्लू रिवॉल्यूशन, ये जितने भी रिवॉल्यूशन है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं इस चैप्टर में। एपीकल्चर क्या होता है, तो इस पे एमसीक्यू बहुत बनते हैं, एमसीक्यू आपको अच्छे से करके जाना है। व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग, हाउ इट इज डन, तो इस पे आपको इजी टॉपिक्स है, वो आप रीड भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा चैप्टर नंबर 9 आता है, जो कि सोशल हेल्थ। इसके वेटेज की बात करें तो ये 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स कैरी करता है। अब सोशल हेल्थ में ऐसे बहुत टॉपिक है जो आपको पूछे जा सकते हैं, वो स्ट्रेस के ऊपर हो या सोशल मेंटल हेल्थ के ऊपर हो। ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ है वो आपको करके जाना है। मेंटल स्ट्रेस क्या होती है, उसे एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन मॉडर्न डिफरेंट सिचुएशन आपको पूछे जाएगी, इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया। देन ऐसे कौन से चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। साइबर क्राइम्स क्या होता है, ये इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप रीड भी करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप उस पे अपने मन से या दिमाग से लिख भी सकते हो। तो इतना ये हार्ड टॉपिक नहीं माना जाएगा। ये जो एक्ट्स आए हैं, मूवमेंट्स आए हैं, वो आपको अच्छे करके जाना है। मूवमेंट्स या स्कीम्स हो गए, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। छोटा सा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा हाई वेटेज कैरी करता है, 6 मार्क्स छोटे से चैप्टर के लिए, और वो भी इतना सिंपल सा चैप्टर है जो आप एक बार रीड कर लोगे और आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी में वही पार्ट होता है, आप रीड करोगे और आप अपने मन से लिख सकते हैं, तो आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करना है। एडिक्शन, स्ट्रेस, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है। हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी 3 and 5 मार्क्स कैरी करता है। अब 3 and 5 दैट मीन्स 5 मार्क्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखते हैं। डिजास्टर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ह्यूमन, मैन मेड, वो आपको डिफरेंस तो बेसिक पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, वही सब चीजें आती है इसमें। इफेक्ट क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये जो डायग्राम है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजास्टर या डिजास्टर्स के जो चीजें हैं ये किससे होती है, ये आपको करके जाना है। देन नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, क्या इमरजेंसी में कर सकते हैं हम, ये सब उसके बेसिक चीजें हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली आपको करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत बार पूछा गया है। ये भी होगा, ये जो आर जो आपको दिख रहा है, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बेसिकली हम बोलेंगे इसको, तो उसको कैसे किया जा सकता है, वो साइकिल कैसी होती है, वो आपको देखनी है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग एक्शंस, रोल्स आपको अच्छे से करके जाना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीजें आती है, ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। फर्स्ट एड किट बोलोगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होता क्या है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें आती है। मॉक ड्रिल, आपको इस पे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, मॉक ड्रिल क्या है, यही सब चीजें इसमें बेसिकली वही चीजें हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक माना जाएगा। आप इसमें आपसे खुद के मन से बहुत ज्यादा टॉपिक्स या चीजें इंक्लूड कर सकते हो, आपको बस रीड करके जाना है बेसिक चीजें एंड यू विल बी डन विद दिस चैप्टर। तो यही हमारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे जो कि साइंस 2 के लिए थे। साइंस 1 की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
और एक एक वीडियो आएगी एग्जाम के एक दिन पहले, आपको क्या क्या करना चाहिए एंड क्या क्या एग्जाम हॉल में लेके जाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए, वो भी वीडियोस में जल्द से जल्द अपलोड करने की ट्राई करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।